हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं हिमांक में अवनमन। ये हिमांक में अवनमन क्या चीज होती है, इसके बाद हिमांक में अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। मतलब जो हिमांक में अवनमन है, इसकी सहायता से हम विलेय के आणविक द्रव्यमान, विलेय के आणविक द्रव्यमान मतलब क्या, आपका एमबी, मतलब क्या हमारा एमबी, ठीक है। इसकी गणना भी हम करेंगे, ठीक है। मतलब एमबी को भी हम कैलकुलेट करेंगे इस हिमांक में अवनमन की हेल्प से, ठीक है। तो मेरे भाई आज की वीडियो में सब कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई जो हिमांक होता है, ये हिमांक क्या चीज होती है, हिमांक क्या है। तो मेरे भाई जो हिमांक है ना, ये एक ताप होता है। क्या होता है? एक ताप होता है, या फिर हम क्या कहें, एक टेम्परेचर होता है। ताप या क्या होता है, ये टेम्परेचर होता है मेरे भाई, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिमांक ताप है या फिर टेम्परेचर। अब ये अवनमन क्या होता है, तो अवनमन मेरे भाई आपका क्या होता है, एक कमी होता है। अवनमन का मतलब होता है एक कमी, ठीक है। समझ गए ना। हिमांक क्या है, ताप है। अवनमन क्या है, कमी। लेकिन हिमांक ताप तो है, लेकिन कौन सा ताप है, तो मेरे भाई क्या आपका जो हिमांक ताप है, एक ऐसा ताप है जिस ताप पर क्या होता है, जो कोई द्रव होता है ना, वो द्रव ना किस में चेंज हो जाता है, ठोस में चेंज हो जाता है, ठीक है। जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में चेंज हो जाता है, उस ताप को ना हम हिमांक बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है जो जल होता है, इस जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ गए ना, इतना आप समझ गए। अब हमें निकालना है जो हिमांक में अवनमन क्या है, हिमांक में अवनमन क्या है। पहले हम एक एक चीज को समझेंगे, पहले इसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मान लिया मैंने भाई, मैंने ये मान लिया कि ये जो जल है ये हमारा एक शुद्ध विलायक है। जल क्या है, एक शुद्ध विलायक है, ठीक है। जल क्या है, एक शुद्ध विलायक है। अब यदि इस जल में मैं कोई आवासशील विलेय मिला दूं, आवासशील विलेय। अब आवासशील विलेय क्या होता है, तो आवासशील विलेय जैसे आपका जो नमक है NaCl, ये आवासशील विलेय है, ठीक है। ये नमक हुआ। और जो शक्कर है, शक्कर, जो शक्कर भी है ना, वो आवासशील विलेय है। नमक और शक्कर ये आवासशील विलेय है। क्यों? क्योंकि इनमें वाष्प नहीं बनती, जिसमें वाष्प नहीं बनती वो आवासशील विलेय होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने इस जल में ना, मैंने आवासशील विलेय जैसे नमक या फिर मैंने शक्कर को इसमें मिला दिया, ठीक है। अभी जल तो ना, जल तो होता है शुद्ध विलायक, आपको पता है जल क्या होता है, शुद्ध विलायक होता है। जल है आपका ये शुद्ध विलायक, ठीक है। अब इसमें हमने आवासशील विलेय मतलब नमक या शक्कर को मिला दिया। अब नमक या शक्कर को मिला दिया तो जल और प्लस नमक मिलकर क्या बन गए, जल और नमक मिलकर क्या बन गए, विलयन बन गए। क्या मिल गए, विलयन बन गए। अब जो विलयन बना है, इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो वाष्प दाब कम हो जाएगा। इस जो विलयन बना है, इस विलयन का अब जो वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो हमने इसमें नमक मिला दिया, शुद्ध जल था पहले, इसका वाष्प दाब था अधिक, शुद्ध जल था इसका वाष्प दाब क्या था, अधिक था, है ना। जैसे ही हमने इसमें नमक मिला दिया तो जो विलयन बन गया, इसके वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी हो गई, वाष्प दाब में कमी हो गई। अब जैसे ही वाष्प दाब में कमी होगी तो मेरे भाई जो हिमांक है, जो हिमांक है उस हिमांक में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे वाष्प दाब में कमी होती है, हिमांक में भी कमी हो जाएगी, क्योंकि जो वाष्प दाब हिमांक के साथ चलता है या हिमांक वाष्प दाब के साथ चलता है, ये चीज आप समझ लेना, ठीक है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक था, मतलब शुद्ध विलायक का जो हिमांक था वो भी अधिक था, ठीक है। अब इसमें आवासशील विलेय मिला दिया तो वाष्प दाब में कमी हो गई, मतलब हिमांक में भी क्या हो गई, कमी हो गई। तो मेरे भाई यहाँ पर जो कमी आई है, जो कमी हुई है, उस कमी को ही हम बोलेंगे हिमांक में अवनमन। समझ रहे हैं ना, क्या बोला मैंने, जब मैं शुद्ध विलायक में, किसमें, शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय मिला दूंगा तो जो विलयन बनेगा, उस विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाएगी। फलस्वरूप हिमांक जो होगा, उस हिमांक में भी कमी हो जाएगी। इसे ही बोलते हैं हम हिमांक में अवनमन। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर हुआ ना, ठीक है। चलो इसके बाद अब बात मेरे भाई ये आती है कि इसकी परिभाषा तो आपने लिख ली, स्क्रीन पर आई थी आपने लिख ली। अब बात आती है कि हिमांक में अवनमन को हम व्यक्त किससे कर सकते हैं, ठीक है। मेरे भाई ये हिमांक है ना, एक टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है फ्रीजिंग वाला,
क्या कौन सा टेम्परेचर है? ये हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर है। फ्रीजिंग टेम्परेचर मतलब देखो, फ्रीजिंग मतलब ठोस में, द्रव को किस में ले जा रहा है? ठोस में। हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर है। तो जो हिमांक है इसको ना हम किससे व्यक्त करते हैं? टीबी से, सॉरी टी एफ, ये आपका एफ टेम्परेचर का, टी और फ्रीजिंग का एफ ना, हम इसको टी एफ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? टी एफ से। अब यदि हम बात करें शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक क्या है? जल। जल का टेम्परेचर या जल का जो हिमांक है, मान लेते हैं जब शुद्ध विलायक था तो इस जल का हिमांक था, वो था आपका T0F। कितना था? T0F। अब इसमें आवासशील विलय मिला दिया तो बना जो विलयन है उसका जो हिमांक है वो हमने मान लिया क्या है? TF है। क्या है? TF। शुद्ध विलायक का हमने मान लिया क्या? T0F। और आवासशील विलय युक्त विलयन का जो वाष्प हिमांक है वो क्या मान लिया? TF मान लिया। ठीक, क्या मान लिया हमने? TF मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये तो कम है और ये क्या है? ज्यादा, क्योंकि यहाँ ज्यादा था हिमांक और यहाँ कम हो गया, तो ये कम है और ये क्या है? ज्यादा। अब हमें इस कमी को निकालना है, तो इस कमी को हम कैसे निकालेंगे? तो मेरे भाई आपको पहले ही बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं कि जब कमी निकालना होता है तो बड़े में से छोटे को आप घटा सकते हो। बड़े में से छोटे को घटा के आप कमी निकालते हो। ठीक है, तो मेरे भाई अगर हम T0F किसमें? T0F में से जो TF है इसको हम घटा देंगे तो आपकी जो कमी निकल जाएगी, और वो ही कमी कहलाएगी हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन मतलब जो हिमांक में अवनमन है इसको हम T0F माइनस TF से व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब ये हिमांक में क्या है? परिवर्तन, या हिमांक में अवनमन हो या परिवर्तन हो, कमी या अवनमन हो या कमी हो, एक ही चीज है, परिवर्तन तो हुआ है। अब परिवर्तन को हम किससे व्यक्त करते हैं? डेल से। किससे व्यक्त करते हैं? डेल से। और ये किस में है? हिमांक में। तो आपका ये हो जाएगा TF, मतलब T0F माइनस TF बराबर क्या होता है? डेल TF। मतलब या तो हम इसको इससे व्यक्त करेंगे या फिर हम व्यक्त करेंगे इसको इससे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो मेरे भाई ये जो है ना आपको परिभाषा लिखाई है, जो आपको बताई है वही चीज ये यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, है ना। जब किसी शुद्ध विलायक में आवासशील विलय मिला दिया जाता है तो बने विलयन के वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, फलस्वरूप हिमांक जो होता है ना, हिमांक में भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? डेल TF से व्यक्त करते हैं। क्यों करते हैं ये आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे आपको ये बताया है, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमने मान लिया T0F और आवासशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब हमने मान लिया TF, है ना, तब जो डेल TF है वो इसके बराबर होगा। मतलब T0F में से TF को घटा के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इतना आपको क्लियर हो गया है। चलो तो ये हिमांक में अपना अवनमन है ना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अब मेरे भाई हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको हम ये बताते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये है कि जो प्रयोग है, प्रयोग द्वारा ये बात सिद्ध हुई है कि जो हिमांक में अवनमन है वो मूललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? मूललता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है कि, प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है कि क्या होता है? प्रयोगों द्वारा क्या सिद्ध होता है कि जो हिमांक में अवनमन है, मतलब जो डेल TF है वो किसके समानुपाती होता है? मूललता के, मतलब स्मॉल m के समानुपाती होता है। ये चीज प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर ली गई है कि जो डेल TF है वो किसके समानुपाती होगा? स्मॉल m के समानुपाती होगा, है ना। ये चीज आपको भी हमेशा याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ाएं। अब देखो आप ये बताओ, समानुपाती का आप चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा मेरे भाई? जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक बराबर आएगा और बराबर के बाद आएगा एक नियतांक यहाँ पर के। लेकिन ये हिमांक से आया है, किससे आया? हिमांक। और हिमांक क्या है? फ्रीजिंग टेम्परेचर। क्या है? फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर में फ्रीजिंग का एफ, तो यहाँ पर जो नियतांक लेंगे वो हम लेंगे KF, और ये आपका स्मॉल m जो है वो 0 कर दो। समझ रहे ना, है ना। अब KF क्या है? KF एक नियतांक है। अब इसे कौन सा नियतांक कहेंगे? इसे बोलेंगे हिमांक अवनमन स्थिरांक। हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जहां K एक
नियतांक है, के एक नियतांक है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हिमांक अवनमन, ठीक है, स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना कि एक नियतांक है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक, मतलब ये आपका हिमांक अवनमन स्थिरांक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक परिभाषा आता है कि हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है, परिभाषित कीजिए, है ना, इसकी भी परिभाषा पूछता है, तो इसकी परिभाषा निकालना मेरे भाई। तो इसकी परिभाषा के लिए आपको क्या करना होगा मेरे भाई, बहुत ईजी है। इसकी परिभाषा के लिए मेरे भाई आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पर के एफ है, जो यहाँ पर आपको के एफ है, इस के एफ की वैल्यू को आपको निकालना है। के एफ की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एम है ना, एम को क्या करना पड़ेगा, एम की वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, एम की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इधर, है ना, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ यहीं पर, यदि स्मॉल जो m है, मतलब जो मूललता है, इस मूललता की वैल्यू हम कितना रख दें, 1 मोल रख दें, कितना रख दें, 1 मोल रख दें, रख दिया। अब 1 मोल यहाँ पर हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डेल टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ, क्योंकि m तो रहा ही नहीं, m की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो डेल टी एफ बराबर क्या हो गया आपका, के एफ हो गया। बोलो हो गया क्या ना मेरे भाई, बिल्कुल हो गया। अब के डेल टी एफ क्या है, तो डेल टी एफ है हिमांक में अवनमन, और ये क्या है, हिमांक में अवनमन स्थिरांक। अब हिमांक में अवनमन स्थिरांक हिमांक में अवनमन के बराबर हो गया कि नहीं। अब ये कब हुआ, लेकिन जब हमने m का मान कितना रखा, 1 रखा, कितना रखा, 1। तो आप परिभाषा में क्या लिखोगे, अतः एक मोल लिया ना, 1 मोल लिया, अतः 1 मोल विलयन के लिए हिमांक में होने वाली कमी, ये हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन बोल दो या हिमांक में होने वाली कमी बोल दो, ठीक है। अतः 1 मोल विलयन के लिए हिमांक में होने वाली कमी को ही हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, क्योंकि इसके बराबर हो रहा है, तो ये कहा, इसको ये कहेंगे ना, समझे ना, इसको ये कहेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो समझ गए ना। अतः 1 मोल विलयन के लिए हिमांक में होने वाली कमी को ही हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो ये इसकी मेरे भाई परिभाषा हो गई, आप कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर में परिभाषा आती है, ठीक है। 1 नंबर में परिभाषा आएगी तो आपको डायरेक्ट परिभाषा लिख देना, अगर ये 2 नंबर में आए तो आप लिख देना हम जानते हैं, है ना। यहाँ पर हम प्रयोगों द्वारा सिद्ध होता है, या फिर आप लिख सकते हो हम जानते हैं, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, हिमांक में अवनमन की जो सहायता लेना है, और इस हिमांक में अवनमन की सहायता से हम विलेय के आणविक द्रव्यमान मतलब एमबी जो है, इस एमबी की गणना हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं मेरे भाई, जो क्वेश्चन ऐसा ही आता है, हिमांक में अवनमन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, क्वेश्चन ऐसा ही आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हिमांक में जो अवनमन पड़ा है उसकी हेल्प लेना है, और जो आपका विलेय का आणविक द्रव्यमान एमबी है इसकी आपको गणना करना है, समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख देंगे हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है। अब आप क्या जानते हो मेरे भाई, आप तो बहुत कुछ जानते हो, बट इसके मामले में आप क्या जानते हो, तो इसके मामले में आप ये जानते हो कि जो हिमांक में अवनमन मतलब जो डेल टी एफ होता है वो मूललता के समानुपाती होता है, ये जानते हो आप, ये तो जानते हो ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जानते हो, अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर डेल टी एफ सेम रहने दो। अब आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा, एक नियतांक, और वो नियतांक क्या आता है, के एफ, अभी आपने लिखा और आपने सीखा है, ठीक है, और ये आपका एम सेम रहने दो, कोई प्रॉब्लम। अब मेरे भाई एम क्या है, तो मेरे भाई जो एम है वो क्या है, मूललता है, एम क्या है, मूललता है, आपको पता है एम क्या है, मूललता, और मूललता क्या है, स्मॉल एम। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये तो आपने पता ही है, आपको मूललता को मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, सिखा चुका हूं, क्या होता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू एम जी एम,
ये किसका फॉर्मूला होता है, ये मूललता का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मूललता स्मॉल m का WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू MGM, यही फॉर्मूला होता है। आपको पढ़ा चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे भाई जो फॉर्मूला आपका ये है ना, ये इसको उठा के आप इस m की जगह रख दो, समझ रहे हो ना। तो अब यदि हम इसको इस m की जगह रखें, ठीक है, समझ रहे हो ना, इसको इस m की जगह रखें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डेल TF बराबर आपका KF तो सेम रहेगा, m की जगह फॉर्मूला, तो ये हमारा हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB, ठीक है, इंटू MGM, मतलब जो m है द्रव्यमान आपका ग्राम में लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो MB की गणना करनी है, किसकी, MB, और MB आपका ये है। तो आपको करना क्या है, MB को आप क्या करो, इधर पे ले जाओ, और जो डेल TF है उसको आप यहाँ ले जाओ। इतना सा काम करना है, इसको इधर और इसको इधर। ठीक है, तो इतना सा काम करना है, तो कोई बड़ी बात क्या है, कर देंगे। MB को हम इधर ले जाए, MB को इधर ले गए तो ये हमारा हो गया MB बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो ऊपर वाला सेम रहेगा आपका, ये KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल TF इंटू MGM, समझे। तो ये हमें MB की गणना करनी थी, हमारा क्या टारगेट था, MB, तो ये हमारा MB निकल गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे भाई ये आपका विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना हो गई है, और ये हिमांक में जो अवनमन है, जहां से जितना जैसे जैसा क्वेश्चन निकलता है आपको सब कुछ बता दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे भाई दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगली वीडियो में ना फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।